चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि सभी सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन इक्वल मैनर, दैट इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। किन किन मामलों में? इन विथ रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस जो कि स्टेट के अंडर है, और किसी सिटीजन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है, इन एलिजिबल नहीं ठहराया जाएगा फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस जो स्टेट के अंडर आता है, ऑन द ग्राउंड्स। किस किस ग्राउंड्स पर? ओनली, फिर देखिए ओनली, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। अभी तक हम देख रहे थे कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब यहाँ दो नए वर्ड और जुड़ गए हैं, डिसेंट एंड रेसिडेंस, वंश और आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो और इसके तीन एक्सेप्शंस भी हैं टू दिस जनरल रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसके तीन एक्सेप्शंस हैं, उसको देख लेते हैं वन बाय वन। पहला है कि पार्लियामेंट जो है वो कुछ एम्प्लॉयमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स जो राज्य में हो रही हो, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या कोई अदर अथॉरिटी में से संबंध रखता हो, उसके रेस्पेक्ट में रेसिडेंस को एक क्राइटेरिया बना सकती है। और इसके लिए एक एक्ट भी लाया गया था 1957 में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957, जो कि आगे चल के एक्सपायर हो गया 1974 में जाकर, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, नो सच प्रोविज़न फॉर एनी स्टेट, सिर्फ दो स्टेट को छोड़ करके, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। उसके बाद स्टेट जो है वो कुछ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स रिजर्व कर सकती है, किसके फेवर में? बैकवर्ड क्लासेस, एनी बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में रिजर्व कर सकती है, जिसको स्टेट समझती है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट सर्विसेज में वो पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, तो उनके लिए इस तरह का प्रावधान स्टेट प्रोवाइड कर सकती है। तीसरा है कि कानून में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं कि एक जो पदाधिकारी है किसी एक ऑफिस का, जिसका ताल्लुक किसी धार्मिक या सांप्रदायिक या किसी जाति विशेष इंस्टीट्यूशन से हो, या फिर इनके गवर्निंग बॉडी का मेंबर हो, वो उसी पार्टिकुलर रिलीजन या डेनोमिनेशन से बिलोंग कर सकता है या बिलोंग होना चाहिए। जैसे यदि मुस्लिम के लिए कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है तो उसका जो पदाधिकारी होगा उनके ऑफिस का वो मुस्लिम ही होगा। एस सी एस टी का कोई गवर्निंग बॉडी है तो उनके उसका जो मेंबर है वो एस सी एस टी से बिलोंग करेंगे। तो इस तरह का, क्योंकि वही उनके उनके रिक्वायरमेंट्स को ना खुद वो ज़्यादा समझ पाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू कि कोई दूसरे रिलीजन या डोमिनेशन का वहाँ पर उस पोस्ट को ग्रहण करे। ऐसे प्रावधान भी कानून के द्वारा बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं मंडल कमीशन एंड आफ्टर मैथ। 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपॉइंट किया सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। इसके चेयरमैन थे बीपी मंडल, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और उनको ये कमीशन को किस लिए बैठाया गया? क्योंकि आर्टिकल 340 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये पावर देती है कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या कदम उठा सकते हैं हम उनके एडवांसमेंट के लिए। तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत ये कमीशन बैठाई गई, ठीक है, बीपी मंडल
कमीशन कहते हैं, मंडल कमीशन प्रॉपरली नाम है इसका। तो इस कमीशन ने ना 1980 में जाके अपना रिपोर्ट सबमिट किया और इन्होंने आइडेंटिफाई किया 3743 कास्ट्स जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत आते हैं। और ये लगभग लगभग पूरे पॉपुलेशन का 52% था, 52%। और इसमें SC ST और को के डाटा को एक्सक्लूड करके ये 52% है पॉपुलेशन। तो इस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन किया कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन रखा जाए फॉर OBCs। और ताकि जो टोटल रिजर्वेशन जो है जो SC ST के लिए पहले से है, ये सब मिला के SC ST एंड OBC सब मिला के ये टोटल रिजर्वेशन हो जाए 50%। तो लेकिन 10 साल बाद इसका कुछ हुआ नहीं। फिर 10 साल बाद क्या हुआ कि 1990 में VP सिंह की गवर्नमेंट आई। VP सिंह गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन मिलेगा OBCs को। ठीक है, तो वहाँ से लागू हुआ। फिर 1991 ज़्यादा देर ये गवर्नमेंट नहीं टिकी। फिर 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई, कांग्रेस। तो इन्होंने दो चेंजेस किए इसमें। इनका कहना था कि इस 27% जो रिजर्वेशन है इसमें जो गरीब तबका है, पुअर सेक्शन, इसको प्रेफरेंस दिया जाए 27% में। और इस चीज़ को करने के लिए हमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया को अडॉप्ट किया जाए कि किसका कितना इनकम है, उस आधार पे इसको डिसाइड किया जाए कि कौन पुअर है। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पे ये होना चाहिए। दूसरा सेशन था उनका कि और 10% रिजर्वेशन और दिया जाए इन जॉब्स, किसके लिए? उन गरीबों के लिए जो हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 27% रिजर्वेशन गरीबों के लिए जो OBC से बिलोंग करते हैं, और 10% रिजर्वेशन गरीबों के लिए जो हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं। पुअर मतलब यहाँ हुआ इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ठीक है, तो अभी ये जो सेकंड क्राइटेरिया था 10% वाला, ये अभी तक किसी भी स्कीम के द्वारा कवर नहीं किया गया था। इसको हाल में अभी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इसको लागू किया गया है। काफ़ी साल हो गए, देखिए 1990 से अभी 2019 में ये हुआ। अब देखिए मंडल केस 1992। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने थॉरली एग्जामिन किया किस चीज़ को, कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का जो दायरा है, कि इसमें जो प्रोविज़न है कि रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स दिया जा सकता है इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने जांचा अच्छे से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? सुप्रीम कोर्ट ने ना वो एडिशनल 10% रिजर्वेशन जो है पुअरर सेक्शंस ऑफ हायर कास्ट, इसके लिए जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने कहा था उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 27% रिजर्वेशन जो OBCs के लिए दिया गया था वो VP सिंह गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको संवैधानिक वैलिडिटी इसको मिल गई, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये ठीक है, और उसको रिजेक्ट किया कि हायर कास्ट का जो पुअर सेक्शन है उनके 10% रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। ठीक है, तो 27% रिजर्वेशन OBCs के लिए तो अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशंस क्या था कि जो एडवांस्ड सेक्शन है OBCs में, मतलब इसको क्रीमी लेयर कहते हैं, इसको उनको एक्सक्लूड करें, उनको बाहर रखा जाए फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, और प्रमोशंस में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। तो रिजर्वेशन कहाँ तक सीमित होगा? सिर्फ अपॉइंटमेंट, इनिशियल अपॉइंटमेंट जो होता है, शुरुआती अपॉइंटमेंट, वहीं तक कन्फाइंड रहेगा। और यदि कोई एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है, दे दिया गया है, तो वो सिर्फ 5 साल के लिए और चलेगा। दैट इज़ 1997 तक। 1992 में केस हुआ तो 5 साल और तक वो लागू रहेगा। उसके बाद आप वो अवॉइड हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए कि जो टोटल रिजर्व कोटा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल SC ST OBC मिलाकर। ठीक है, सिवाय कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को उन्होंने एक्सेप्शन में डाल दिया। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, वरना ऐसे समान तौर पे जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड रूल।
यदि कोई अनफिल्ड वैकेंसी है, बैकलॉग है, तो वो आगे आने वाले नेक्स्ट कमिंग वैकेंसीज में वो जुड़ जाता है, तो उसको वैलिड ठहराया। और ये भी कहा कि और वो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद ये भी देखा जाए कि 50% वाला जो रूल है टोटल, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। और उन्होंने सजेस्ट किया कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी को स्टेब्लिश किया जाए, जो कि कॉम्प्लेंस लेगी कि यदि कोई जो लिस्ट ऑफ ओबीसीज हैं उसमें किसी कास्ट को ज़्यादा इंक्लूजन मिल गया हो या किसी को कम मिला हो, है रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें कम या ज़्यादा यदि हो रहा है, ओवर इंक्लूजन एंड किसी को अंडर इंक्लूजन हो रहा है, तो उसके कंप्लेंट्स को एग्जामिन करने के लिए एक बॉडी का गठन किया जाए। तो ये कंडीशंस थे सुप्रीम कोर्ट के, इसको अपहोल्ड करने के साथ साथ। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस के बाद जो है गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए। तो गवर्नमेंट ने रामनंदन कमेटी अपॉइंट किया, जिसको आइडेंटिफाई करना था क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसीज। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1993 में सबमिट किया, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया। 1993 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्टेब्लिश किया गया बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और इनका काम था टू कंसिडर कि कौन सा जो लिस्ट ऑफ कास्ट जो है उसमें कौन सा कास्ट को इंक्लूड करना है, कौन सा एक्सक्लूड करना है। ठीक है, जो जिसको नोटिफाइड है एज ए बैकवर्ड क्लास। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ जॉब रिजर्वेशन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन काम था इनका फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कास्ट्स ऑफ ओबीसी। उसके बाद 77th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1995 में, जिससे वो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस का जो ऑर्डर था उसको नलीफाई किया गया, ख़त्म किया गया उसको। ठीक है, और एक नया प्रोविज़न जोड़ा गया आर्टिकल 16 में, जिसने एम्पावर किया स्टेट को कि आप एससी एसटी के रिगार्डिंग प्रमोशंस दे सकते हैं किसी ऐसे सर्विस में, किसी अंडर द स्टेट जिसमें कि स्टेट को लगता हो कि उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन द स्टेट सर्विसेज। एससी एसटी के रिगार्डिंग ये प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन लाया गया इन द स्टेट सर्विसेज। ठीक है, अब एक और अमेंडमेंट किया गया 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001, जो प्रोवाइड करता था कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मैं आगे समझाऊंगा। तो इसमें प्रमोशन होता था बाय वर्च्यू ऑफ रूल ऑफ रिजर्वेशन, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए था बिलोंगिंग टू एस सी एस टीज। और इसको इफेक्टिव किया गया 1995 से, कि अब आपको जो प्रमोशन है वो 1995 से आपको सीनियरिटी मिलेगी। थोड़ा सा मैं कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी बता देता हूँ, समझ लीजिए। मान लीजिए ए और बी दो पर्सन है और दोनों एक जॉब में है और लेवल 1 है दोनों का। ए जो है वो बी से 3 साल सीनियर है। ए जनरल कैटेगरी में आता है, बी सपोज रिजर्व कैटेगरी में आता है, सपोज एससी में आता है। और दोनों इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्रमोशन होगा लेवल 2 में, क्योंकि ए सीनियर है। ठीक है, और बी जो है रिजर्व कैटेगरी से आता है, तो बी का क्या होगा कि प्रमोशन पहले हो जाता है। अब बी लेवल 2 पे चला जाता है और ए लेवल 1 पर ही रहते हैं, जबकि वो 3 साल सीनियर है बी से। तो इसमें क्या होता है कि लेवल 2 पर बी होने के कारण बी जो है सीनियर हो गए ए के। अब अगर आता है अगला साल, अगला साल मान के चलिए ए भी प्रमोट हो जाते हैं इन द जनरल कैटेगरी लेवल 2 पे। अब दोनों लेवल 2 पे है, बी का प्रमोशन पहले हुआ है, ए लेवल 1 पे 3 साल सीनियर थे और एज ए ऑल देखा जाए तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो होगा ये, अब दोनों में कौन सीनियर होगा। तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ये कहता है कि बी का प्रमोशन पहले हुआ है लेवल 2 में, भले ही उन्होंने 3 साल कम जॉब किया है ए से, एक्सपीरियंस उनको कम है, तब भी बी विल रिमेन सीनियर टू ए। तो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। अब आगे देखते हैं। अब है कि बैकलॉग वैकेंसी जो था उसको आगे कैरी करना के लिए जो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था, उसको नलीफाई कर दिया गया 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 के द्वारा। और एक न्यू प्रोविज़न ऐड किया गया आर्टिकल 16 में कि जो अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज है किसी साल का, उसको एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी की तरह लिया जाए और इसको जो है अगले साल के वैकेंसीज के साथ कंबाइन नहीं किया जाए, वो अलग से रहेगा और अगले साल का अलग से रहेगा। ठीक है, तो इसका करने का मकसद ये था कि जो 50% रिजर्वेशन टोटल होना चाहिए, जो कैपिंग लगाया गया था, तो इस कैपिंग को ख़त्म
करने का इसका मकसद था। तो इन्होंने क्या क्या हुआ कि इसने क्या किया कि इसने 50% सीलिंग जो था रिजर्वेशन पे इन बैकलॉग वैकेंसीज उसको ख़त्म करने का काम किया। और एक 76 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1994 में, जो कि तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 को प्लेस कर दिया 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल खासियत है कि इसमें जो भी एक्ट इसमें आते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन नहीं कर सकती है और उस पर कोई डिसीजन नहीं दे सकती है। तो हुआ ये कि जो तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 जो था वो प्रोवाइड कर रहा था 69% रिजर्वेशन, जो कि बहुत ज़्यादा था। जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीलिंग था 50% का उससे काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए उसको बचाने के लिए जो है इसको तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 को 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया बाय 76th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है इन ऑल इट्स फॉर्म। हम किसी भी फॉर्म में इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो ऑफेंस है ये पनिशेबल है। यदि आप कोई डिजेबिलिटी पैदा करते हैं ड्यू टू अनटचेबिलिटी तो आपको इसके लिए पनिशमेंट जो है वो अकॉर्डिंग विद द लॉ मिल सकता है। 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 को अमेंड किया गया और रीनेम किया गया। फिर नया नाम क्या रखा गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। मतलब अनटचेबिलिटी जो वर्ड है वो ओमिट कर दिया गया, अब वहाँ पे आ गया सिविल राइट्स। सिविल राइट्स क्या कैसे डिफाइन किया गया इसमें कि आर्टिकल 17 द्वारा जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो किया गया है, तो इस चीज़ को इफेक्टिव करने के लिए कोई भी राइट कोई भी राइट जो पर्सन को दिया जाएगा वो राइट कहलाएगा सिविल राइट, ठीक है। अब ये जान लीजिए कि पहले तो अनटचेबिलिटी वर्ड जो है वो एक्ट में था, उसके बाद वहाँ से हटा दिया गया और सिविल राइट्स इंक्लूड किया गया। तो अब जो है अनटचेबिलिटी जो टर्म है ना ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है, नॉट एदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट, कहीं भी है अनटचेबिलिटी वर्ड का डेफिनेशन नहीं। मैसूर हाईकोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी का जो सेंस है वह सिर्फ लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस नहीं है कि छूने से सिर्फ उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि वो सारे प्रथा प्रैक्टिस जो डेवलप हुआ है हिस्टोरिकली इन द कंट्री, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है और जिसमें इस तरह का कोई प्रैक्टिस नज़र आता हो, वो सारे जो हैं कवर होंगे आर्टिकल 17 में। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि समाज में कुछ दुर्बलता जो इम्पोज कर दिया जाता है, डिजेबिलिटीज इम्पोज किया जाता है सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन्स पर, क्योंकि उनका जन्म कुछ सर्टेन कास्ट में हुआ है तो उसके कारण उनको असमर्थ बना दिया जाता है कुछ चीज़ों के लिए, तो उसके तरफ इशारा है, ठीक है। इसका बहुत वाइडर सेंस है अनटचेबिलिटी का। समाज की कुरीतियों को ये एक तरह से उजागर करता है। तो ये सिर्फ ये नहीं करता कि जो है मतलब जो कुछ लोगों का सोशल बॉयकॉट कर दिया जाए या उनको रिलीजियस सर्विसेज से बाहर कर दिया जाए, ये सब कवर नहीं करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो आफ्टर अमेंडमेंट एंड रीनेमिंग आया 1955 में, उसमें अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस माना गया है और इसके लिए 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट या 500 रुपये फाइन या दोनों दिया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि ऑफेंस के लिए आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो आपको जो इलेक्शन है टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर उसके लिए भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है। तो अब इस एक्ट में किन किन चीज़ों को ऑफेंस माना गया है उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से डिस्क्राइब किया गया है। जैसे आप किसी को किसी पर्सन को यदि रोकते हैं किसी पब्लिक वर्शिप प्लेस पर जाने से, ठीक है, या फिर वहाँ पर पूजा करने से रोकते हैं या पूजा करने जाने से रोकते हैं, जो पब्लिक वर्शिप प्लेस है, तो ये ऑफेंस होगा, ठीक है। या फिर आप जस्टिफाई करते हैं अनटचेबिलिटी को, ये तो हमारा ट्रेडिशनल चला आ रहा है, ये रिलीजियस के कारण से चला आ रहा है,
फिलोसफिकल वे से या कोई और अदर ग्राउंड से यदि आप उसको सही ठहराते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो आप ऑफेंस कर रहे हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 17। अब यदि आप किसी को दुकान, शॉप, होटल या पब्लिक इंटरटेनमेंट का कोई और अदर प्लेस पे जाने से आप बाधा डालते हैं, डिनाई करते हैं, रोकते हैं, या आप नहीं इंटर करने देते हैं, तो आप ऑफेंस कर रहे हैं। उसके बाद यदि आप किसी पर्सन का इंसल्ट करते हैं क्योंकि वो एससी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इस ग्राउंड पे आपको पनिशमेंट मिल सकता है क्योंकि ये एक ऑफेंस है। आप किसी का अपमान ना करें बिकॉज दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। ठीक है, और आगे है, पांचवा है कि आप रिफ्यूज़ करते हैं किसी पर्सन को एडमिट होने से इन द हॉस्पिटल या कोई शैक्षिक संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या हॉस्टल्स, ठीक है, जो पब्लिक बेनिफिट के लिए बनाया गया है, तो आप वहाँ उसको लेने से इनकार करते हैं, तो आप ऑफेंस कर रहे हैं और इसकी सज़ा आपको मिल सकती है। और इसके आगे छठा है प्रीचिंग, मतलब पाठ पढ़ाना, सिखाना। यदि आप अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, उसको प्रीच करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो भी ऑफेंस माना जाएगा। अब सेवेंथ है कि रिफ्यूज़ करना। यदि आप रिफ्यूज़ करते हैं सेल सेल गुड्स और रेंडर सर्विसेज, ठीक है, मतलब कोई सामान आप बेचने से या किसी की सर्विस लेने से इनकार करते हैं, टू एनी पर्सन रिफ्यूज़ करते हैं, तो उसको भी ऑफेंस माना जाएगा। नहीं भाई, तुम फलाना कास्ट से बिलोंग करते हो, हम आपको सामान नहीं बेचेंगे या हम आपसे सेवा नहीं लेंगे, या सेवा आपको नहीं देंगे, इस तरह का, ये ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 17 के अंदर जो अधिकार मिलता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल है, और ये स्टेट की संवैधानिक जिम्मेदारी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होगी, जवाबदेही होगी कि वो नेसेसरी एक्शन ले और इंश्योर करे कि इस राइट का वायलेशन ना हो। अब देखते हैं एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 जो है वो प्रोविज़न देता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के लिए, और इसके लिए 4 प्रोविजंस हैं इसके रिगार्डिंग। ये जो है प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि आप कोई टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन का के अलावा कोई टाइटल आप, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो, उसको आप टाइटल कन्फर नहीं कर सकते हैं, है ना, नवाज नहीं सकते, किसी टाइटल से नहीं नवाजा जा सकता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोहिबिट करता है कि आपको कोई भी टाइटल किसी फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तीसरा है कि कोई फॉरेनर है और वो ऑफिस या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कोई ट्रस्ट जो इंडियन स्टेट इंडिया के अंडर में होल्ड कर रहा है कोई पोस्ट, तो वो भी कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कोई भी फॉरेन स्टेट से। इसके लिए सबसे पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आगे है कि कोई सिटीजन या कोई फॉरेनर, दोनों, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड कर रहा हो स्टेट के अंदर, वो कोई भी प्रेजेंट एम्यूलमेंट या ऑफिस, ठीक है, कोई दूसरा ऑफिस किसी फॉरेन स्टेट से या फॉरेन स्टेट के अंडर जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए फिर उसे पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन के वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी इन सब से हमें क्या क्लियर हो गया कि जो हेरिडेटरी खानदानी जो टाइटल, जो वंश से दूसरे वंश को जो मिलता है, ऑफ नोबिलिटी का जो टाइटल मिलता था, जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहेब, देवान बहादुर एक्सेट्रा, इस तरह के जो कॉलोनियल स्टेट्स को दिया जाता था, वो बैन कर दिया गया आर्टिकल 18 के द्वारा, क्योंकि ये हमारे जो समानता का, सब समानता का जो अधिकार है ना, उसके सिद्धांत के ये अगेंस्ट काम करता था। ठीक है, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जो है नेशनल अवार्ड्स, जिसे हम लोग बोलते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये भी टाइटल है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब टाइटल जो है, ये नेशनल अवार्ड वाले जो टाइटल हैं, ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनली इसको वैलिड माना, और ये कह दिया कि ये अवार्ड्स जो जो हैं ये टाइटल्स की तरह इनको ना देखा जाए,
ठीक है, क्योंकि अ, ये जो है आर्टिकल 18 जो है वो सिर्फ हेरिडेटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी को ही प्रोहिबिट करता है। तो थ्योरी ऑफ इक्वलिटी का ये मैंडेट नहीं है कि जो है मेरिट को रिकॉग्नाइज ना किया जाए। ये सब जितने अवार्ड है ये मेरिट के आधार पर दिया जाता है। तो मेरिट को रिकॉग्नाइज ना हो, नहीं करना, क्योंकि इक्वलिटी जो है वो ये हो रही है, तो ये मतलब आर्टिकल 18 का ये मैंडेट नहीं है। ठीक है। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भई आप इसको सफिक्स आगे या अपने नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे करेंगे तो आपको आपसे ये अवार्ड जो है वापस ले लिया जाएगा और आपको इससे वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो नेशनल अवार्ड्स का जो देने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हुआ 1954 में। फिर 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट आई मोरारजी देसाई के हेड में, उनके नेतृत्व में। तो 1977 में फिर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद हुआ कि 1980 में फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई, तो फिर उन्होंने इसको फिर से चालू किया, देना प्रारंभ कर दिया, रिवाइव किया फिर से। अब है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में पहला है प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स। आर्टिकल 19 हमें आर्टिकल 19 हमें छह अधिकार देते हैं। वो है आ, हमको फ्रीडम है, हमको अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। हमको अधिकार है असेंबल होने का पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। हमको अधिकार है टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हमको अधिकार मिलता है कि हम पूरे देश, टेरिटरी ऑफ इंडिया है, पूरे देश भर में हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जा सकते हैं। हमको अधिकार है कि हम टेरिटरी ऑफ इंडिया के किसी पार्ट में रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। हमको अधिकार है कि हम कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई ऑक्यूपेशन कैरी ऑन कर सकते हैं, कोई ट्रेड कर सकते हैं, कोई बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है। तो ओरिजिनली जो है आर्टिकल 19 में 7 अधिकार थे। इसमें से एक अधिकार था कि आपको हमको अधिकार था इसके अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी में कि राइट हमें कोई प्रॉपर्टी हम एक्वायर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रख सकते हैं, प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। या किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के द्वारा। तो आर्टिकल 19 में सिर्फ 6 अधिकार हैं। ठीक है। तो ये जो छः के छः अधिकार जो है ना, ये अगेंस्ट है ओनली स्टेट एक्शन, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है। और ये सिर्फ मिले हुए हैं ओनली टू द सिटीजन्स। सिटीजन्स को ही आज़ादी है इस तरह की, और किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को है, लेकिन फॉरेनर्स को नहीं है और लीगल पर्सन्स को नहीं है, मतलब कंपनीज कॉरपोरेशंस इनको नहीं है। ठीक है। तो अधिकार देने के साथ साथ स्टेट इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, जिसका मेंशन आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। और किसी ग्राउंड्स पे इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो ग्राउंड्स बताया गया आर्टिकल 19 में उसी ग्राउंड्स पर इसको रेस्ट्रिक्शंस है। इसमें पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब है कि सभी सिटीजन को अधिकार है टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ एंड कन्विक्शंस। ठीक है। फ्रीली वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, बोल के, राइटिंग राय लिख के, प्रिंट करके, पिक्चर बना के, या किसी और तरीके से। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये सब चीज़ आती हैं। कोई आपको अधिकार है कि आप अपने व्यूज़ को प्रोपोगेट कर सकते हैं, या आप किसी अदर्स के व्यूज़ को भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये काफ़ी बार हम लोग सुनने को मिलता है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी हमारे इसी में आता है, आर्टिकल 19 में ही आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। ठीक है। आपको फ्रीडम है कि आप कोई कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। आपको अधिकार है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन टैपिंग के विरुद्ध, है ना, कि आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है टैपिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो ये गलत चीज़ है, इसलिए आपको इसके अगेंस्ट अधिकार मिलता है। आपको अधिकार मिलता है टेलीकास्ट करने के लिए। ठीक है। राइट टू टेलीकास्ट, मतलब गवर्नमेंट का मोनोपोली नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, इसलिए ये अधिकार मिला हुआ है, राइट टू टेलीकास्ट। आपको अधिकार है बंद, जो पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन जो बंद बुलाते हैं, आज भारत बंद है तो ये बंद है वो बंद है, उसके अगेंस्ट भी आपको अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। तो आपको बंद के अगेंस्ट राइट है। और आपको अधिकार है राइट टू नो, है ना, इसी के आधार अधिकार पे है आरटीआई, राइट टू नो कि गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ कौन सी चल रही हैं, क्या चल रही हैं, कैसे। तो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में आपको अधिकार है जानने के लिए। आपको अधिकार है चुप रहने का, फ्रीडम ऑफ साइलेंस। यदि आप किसी का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप
चुप रह सकते हैं। आपको अधिकार है, यदि न्यूज़पेपर है उसका प्री सेंसरशिप, मतलब पहले दिखा के तब पब्लिश होगा, ऐसा कुछ इम्पोजिशन किया जाता है तो इसके अगेंस्ट आपको राइट है। ठीक है, इसके विरुद्ध आपको अधिकार मिला हुआ है कि ऐसा प्री सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। और आपको अधिकार है डेमोन्स्ट्रेशन करने का। ठीक है, पिकेटिंग, आप धरना दे सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है, आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं आर्टिकल 19 पे। इतनी सारी आज़ादी मिलने के बाद कुछ थोड़ी सी पाबंदियाँ भी हैं, उसको देख लेते हैं कि इन सब फ्रीडम को एंजॉय करते समय आपको ये ख्याल रखना है कि इंडिया का सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी को ठेस ना पहुँचे, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को ठेस ना पहुँचे, फ्रेंडली रिलेशंस जो है हमारे फॉरेन स्टेट के साथ उसको कोई ठेस ना पहुँचे, पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, कोई आपकी नैतिकता के आधार पे, ठीक है, और जो डिसेंसी है उसको कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए। आप बोल रहे हैं तो कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आप बोलने लगे तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी की मानहानि नहीं होनी चाहिए, डिफेमेशन नहीं होना चाहिए बोलने में। और आप कुछ ऐसा मत बोलिए जो किसी चीज़ को भड़काने का काम करे, है ना, किसी ऑफेंस को भड़काने का काम करे, वैसा भी आपको कोई स्पीच या एक्सप्रेशन आपको नहीं देना है। ठीक है, अगला है फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसके अंतर्गत सभी सिटीजन को अधिकार है कि वो शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के। ठीक है, वो पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं, ठीक है, प्रोजेशंस निकाल सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन ध्यान ये रहना चाहिए कि ये पब्लिक लैंड पे हो। ठीक है, किसी के प्राइवेट लैंड पे नहीं, किसी घर में घुस गए, किसी के जमीन पे जाकर धरना देने लगे, पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए, लैंड पब्लिक का होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, अनआर्म्ड होना चाहिए। ठीक है, और इस फ्रीडम ऑफ असेंबली में आपको कोई राइट नहीं मिलता है, ये आपके आपके वायलेंट, डिसऑर्डरली और राइटस असेंबली जो होता है, दंगा फसाद, है ना, अफरा तफरी, अहिंसा, इन सबको ये राइट प्रोटेक्ट नहीं करता है। और पब्लिक पीस यदि ब्रीच होगा तो ये राइट आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और इसके अंतर्गत आप बोलेंगे कि हमको हड़ताल करना है, इसके लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं पीसफुल्ली, तो उस मकसद से भी आपको ये राइट प्रोटेक्ट नहीं करेगा, मतलब राइट टू स्ट्राइक इसमें इंक्लूड नहीं है, वो तो है ही नहीं। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आपको यदि इंडिया की सोवेरेंटी और इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचेगा तो आपको ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब एक सेक्शन है 144 सीपीसी 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत, सेक्शन 144 धारा 144 में जो मजिस्ट्रेट है, डीएम, वो किसी असेंबली को रोक सकता है, किसी मीटिंग या कोई जुलूस को रोक सकता है यदि उसको लग रहा है कि रिस्क है, यहाँ पे रुकावट हो सकती है, या लोग एनॉयड हो सकते हैं, या ह्यूमन लाइफ, हेल्थ या सिर्फ उनके सेफ्टी को डेंजर पहुंचने का चांस है, या फिर जो पब्लिक का जो सुख शांति है उसको डिस्टरबेंस पहुंच सकता है, या दंगे हो सकते हैं, या अफरा तफरी मच सकती है ना, तो हड़कंप मच सकता है, तो इस तरह का यदि कोई चांसेस रहता है, रिस्क रहता है, तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये 144 धारा लगा सकती है। और इंडियन पैनल कोड की धारा है 141, इसके अंतर्गत 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की जो इकट्ठा होते हैं एक जगह, तो उसको गैर कानूनी माना जाता है जब ये धारा लगती है। तो ये धारा कब लगती है? यदि आप किसी लॉ या लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने से आप रोक रहे हो, तो ये धारा लगाई जाती है। किसी एक आदमी के प्रॉपर्टी को आप जबरन कब्जा करना चाह रहे हो, तो ये धारा लगाई जाती है। या कोई अ, मतलब गैर क्रिमिनल एक्टिविटी या मिसचिफ कमिट करने का आपका इरादा हो, तो ये धारा लगाएगी। या फिर आप किसी पर्सन को फोर्स कर रहे हैं कि कुछ इलीगल एक्ट करने के लिए, तो 141 धारा लगाई जाती है आईपीसी की। और लास्ट है कि यदि आप किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को धमकी दे रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो कि आप ये जो लॉफुल कानूनी तौर पे जिनको पावर्स मिले हुए हैं उनको एक्सरसाइज करने में आप नहीं दे रहे हो और उनको थ्रेटन कर रहे हो, तो 141 धारा लगाई जाती है। 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, नहीं तो वो गैर कानूनी होगा, उसके लिए सज़ा मिल सकती है। ठीक है।